गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद एमएच और आप देख रहे हैं वेक्टर वाले चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर जो कि है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। पिछले लेक्चर में हमने एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल को सीखा था। तो क्या सब्ट्रैक्शन के लिए कोई अलग रूल है? तो बिल्कुल भी नहीं, सब्ट्रैक्शन के लिए भी वही रूल है जो एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए था, लेकिन इसमें एक ट्रिक यूज होता है और वो ट्रिक से आपको आशना करते हैं। आ जाए, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स कैन आल्सो डन बाय हेड टू टेल रूल as that of addition of vector can also done by head to tail rule। तो इससे हम कर सकते हैं, ठीक है। हेड टू टेल रूल से सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक वेक्टर है और ये इस पॉजिटिव एक्सिस से थीटा ए एंगल बना रहा है और ये वेक्टर बी है, ये इस पॉजिटिव एक्सिस से थीटा बी का एंगल बना रहा है, ठीक है। ये इसका मैग्नीट्यूड है और ये इसका मैग्नीट्यूड है। कोऑर्डिनेट एक्सिस में पॉजिटिव एक्सिस के साथ इतना एंगल, पॉजिटिव एक्सिस के साथ इतना एंगल। हमने मालूम क्या करना है, ए वेक्टर को माइनस करना है बी के साथ। फर्स्ट सॉल्यूशन, अब इस खाते का सॉल्यूशन शुरू हो गया। फर्स्ट वी विल फाइंड माइनस बी ऑफ बी, यानी कि ये जो वेक्टर है, क्या है वेक्टर, इसका अगर हम माइनस वेक्टर मालूम करें, यानी अगर ये प्लस बी है, अगर इसका हम माइनस बी मालूम करें और फिर ए को इसी तरह लिखें, उसको प्लस करें माइनस बी वेक्टर के साथ, तो हमारे पास ये आ जाएगा ए प्लस और माइनस माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी मालूम हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या कर, वो ट्रिक जो है वो ये है कि इस बी वेक्टर का हम क्या मालूम करेंगे, नेगेटिव वेक्टर मालूम करेंगे। नेगेटिव वेक्टर इसका क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये अगर ये वेक्टर ऐसा है तो इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, बिल्कुल इसके मैग्नीट्यूड के बराबर वाले वेक्टर और इसके साथ कितना एंगल बना रहा हो, 180 डिग्री का एंगल बना रहा हो। तो हम कहेंगे कि ये दो एक दूसरे के अपोजिट है और अपोजिट मिलकर क्या देता है आपको, देखिए ये -5 है ना, +5 है, आपको 0 मिलता है, ठीक है। अगर इसी तरह प्लस बी माइनस बी हो जाए दोनों का मैग्नीट्यूड, तो आपको एक और वेक्टर मिलता है नल वेक्टर। तो अपोजिट वेक्टर वो होते हैं जिनको प्लस करने से वो क्या हो जाए, नल वेक्टर दे और वो एक दूसरे के साथ 180 का एंगल बना रहे हो, ठीक है। तो देखें, सबसे पहले बी का हमने नेगेटिव वेक्टर मालूम करना है, तो इतने ही मैग्नीट्यूड में हमने नेक्स्ट वेक्टर को ले लिया और बिल्कुल 180 डिग्री पर, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना है, 180 डिग्री। बस अब हमने क्या करना है, इस वेक्टर ए के ऊपर इस माइनस बी को रखना है। क्या करना है, इस माइनस बी को रखना है बाई हेड टू टेल रूल, ठीक है। ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया और बाई हेड टू टेल रूल हमने वेक्टर ए को पहले ये रख दिया, ठीक है। ये वेक्टर ए बाई हेड टू टेल रूल हम नेक्स्ट वेक्टर का टेल लेंगे, पहले वेक्टर के हेड पर रखेंगे। उसके लिए हम इधर क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन कंसीडर करेंगे और इस हॉरिजॉन्टल लाइन से एक एंगल नापेंगे। वो एंगल और ये वाला एंगल क्या हो, बराबर हो पॉजिटिव एक्सिस के साथ, ये वाला जो माइनस बी बना रहा है। उतने ही एंगल में यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट के ऊपर एक वेक्टर ड्रा करेंगे। कितने मैग्नीट्यूड का, बी के जितने मैग्नीट्यूड का। तो ये वेक्टर बी आ गया। अब एक्चुअली क्या हो रहा है, ए और बी की ओरिजिनल डायरेक्शन ही ये थी, ठीक है। क्या थी, ये थी, लेकिन हमने बी की डायरेक्शन ये ली है और मैग्नीट्यूड बी के बराबर है। तो ये वेक्टर अब माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को। और रिजल्टेंट को अटेंड करने के लिए हम एक वेक्टर लेते हैं जिसका टेल पहले वेक्टर के टेल पर लाई करता हो, जिसका हेड आखिरी वेक्टर के हेड पर। तो ये आता है इसका वेक्टर, यानी कि क्या, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड, और ये मैग्नीट्यूड आ गया इसका लेंथ, और इसका डायरेक्शन ये होगा कि पॉजिटिव एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है इसी एक ही एग्जांपल से आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्लियर हुआ होगा। अब देखें, एडिशन ऑफ वेक्टर में हमने चर्चा किया है पिछले लेक्चर में, आप उसको लाजमी देखें। अच्छा देखें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। देखें, ये हमारे पास एक नंबर है ना 2, जब इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, 10 हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह अगर एक वेक्टर को आप एक नंबर से यानी कि स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके रिजल्ट पे क्या असर पड़ेगा। और वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे असर पड़ेगा या वेक्टर की डायरेक्शन पे असर पड़ेगा, इस बात को आप समझते हैं। देखें, लेट के इज अ स्केलर नंबर, के एक नंबर है, क्या है, नंबर। जब के 0 के बराबर हो और ये किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, यानी कि ए के साथ, ए वेक्टर है, तो आपको इस के 0 होने की वजह से मल्टीप्लाई किया वेक्टर ए के साथ, आपको एक नल वेक्टर मिलेगा। क्या मिलेगा, ये बात याद रखें कि ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि के एक नंबर है, वेक्टर ए से मल्टीप्लाई होता है, आपको जवाब 0 मिलता है। के एक नंबर है, वेक्टर ए से मल्टीप्लाई होता है, आपको जवाब के मिलता है या ए मिलता है, ठीक है। इस तरह आपको वो
कंफ्यूज कर सकता है। ये के एक वेक्टर है, के एक नंबर है, वेक्टर ए के साथ मल्टीप्लाई आपको नल वेक्टर मिलता है। तो इन तीनों ऑप्शन में ये ऑप्शन सही है, ठीक है। ये वाला गलत है, ये इधर नंबर है, क्या है नंबर। ये वेक्टर को तो वो चीज़ रिप्रेजेंट करता है जिसकी नीचे एरो हो या ऊपर एरो हो, ठीक है। तो इसमें सही ऑप्शन ये है। तो खैर आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर के बराबर हो 0 के और वेक्टर ए से मल्टीप्लाई हो तो आपको नल वेक्टर मिलेगा। अगर के ग्रेटर देन है किसी से 0 से, यानी कि +1 2 3 4 5 6, तो अगर आप उसको वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करें तो उतना ही टाइम वेक्टर ए हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड उतना ही टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखिए डायरेक्शन की बात नहीं हो रही, ठीक है। अगर के लेस देन 0 है, यानी कि -1 -2 -3 -4 -5 है, और उसको आप वेक्टर ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव डायरेक्शन में उतना बढ़ जाएगा। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेगेटिव डायरेक्शन, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन। जिस तरह इधर था वेक्टर बी के डायरेक्शन ये, माइनस वेक्टर बी का इसका अपोजिट डायरेक्शन रिप्रेजेंट। अब इसको एक नंबर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि इस मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर से क्या मतलब है। तो देखिए ये एक वेक्टर मैंने लिया है और उसको मैंने के कहा है, आप उसको ए भी कह सकते हैं थे, बी, ठीक है, मैंने के कहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि 3k को मालूम करना है, यानी कि 3 एक स्केलर है, एक नंबर है, उसको के साथ, के वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है तो क्या जवाब आएगा, ठीक है। इस वेक्टर की डायरेक्शन के साथ क्या होगा, मैग्नीट्यूड के साथ क्या होगा, इस तरह 5k और इस तरह -4k और -2k को मालूम करना है, ठीक है। तो जिस तरह कहा कि जब एक नंबर ए हो ग्रेटर देन 0 हो और वो ए मल्टीप्लाई हो रहा हो वेक्टर के साथ, तो वेक्टर के का मैग्नीट्यूड ए टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, डायरेक्शन पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये वेक्टर 3k आ गया, मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो 3 टाइम बढ़ गया है, डायरेक्शन पे कोई असर नहीं है, डायरेक्शन वही है। तो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर बाय मल्टीप्लिकेशन विद अ स्केलर, ठीक है, स्केलर के साथ मल्टीप्लाई, इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरह 5k को, यानी कि इस वेक्टर का 5 टाइम इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, इस डिफिनीशन के मुताबिक, ठीक है। तो ये उस वेक्टर का क्या आ गया, 5 टाइम ये वेक्टर आ गया, ठीक है। ये इतना लंबा वेक्टर आ गया, ये 5k है, के वेक्टर का 5 टाइम, लेकिन डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। 5k के बाद था -4k। तो अब देखें रिवर्स डायरेक्शन में के की मैग्नीट्यूड के जितना मैग्नीट्यूड 4 टाइम, के की जितना मैग्नीट्यूड है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, उसका 4 टाइम माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है के डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में। तो के का अपोजिट डायरेक्शन ये है और इस वेक्टर का लेंथ कितना है, 4 टाइम है, और माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वेक्टर के अपोजिट है, ठीक है। ये -4k आ गया। इसी तरह -2k का ये है कि के की मैग्नीट्यूड के जितना मैग्नीट्यूड वेक्टर और माइनस ये प्रेजेंट 2 टाइम माइनस उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो उम्मीद है ये जो 3-4 लेक्चर वेक्टर के हवाले से हो गई, इसमें कोई भी मसला नहीं होगा वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन के हवाले से, हेड टू टेल रूल के हवाले से। तो यहाँ तक आकर हम हेड टू टेल रूल को वाइंड अप करते हैं, यानी कि ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर जो या इससे आगे हम पढ़ने वाले हैं वो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से हम कुछ बातें करेंगे वेक्टर में। तो आइए देखते हैं कि उसमें क्या है। देखें वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आपको इस रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का पता होना चाहिए कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से क्या मुराद हो। तो इसको डिफाइन करते हैं, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर इन 2 और मोर वेक्टर इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। द वेक्टर सो obtained is called component of the vector. Now let us consider a vector A. In order to resolve it into its component, we will draw a perpendicular line on x-axis from the head of the vector. It will give us a component called y component. So it is a y component of the vector A. And draw a perpendicular line on the y-axis from the head of the vector. It will give us x component of the vector for A. It is ax. देखें ये मैंने इसलिए लिखा है और रीड कर इसलिए आपको सुना रहा हूँ
कि इस पर मैं आपको समझाऊंगा, और इसका PDF फॉर्म आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पड़ा होगा, उस पर क्लिक करें तो आपको ये PDF फॉर्म में मिल जाएगा। PDF फॉर्म में मिल जाएगा तो जो आप सुन रहे हैं वीडियो में वो आपको रिटन फॉर्म में भी मिल गया, तो आपको समझने में आसानी होगी और आप अपने हाथ के नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, देखें, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को मतलब ये है कि एक वेक्टर को हिस्सों में तकसीम करना, इस प्रोसेस को कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और इसके लिए हम क्या करें, लेट अस कंसीडर अ वेक्टर, एक वेक्टर हमने ले लिया है वेक्टर ए, ठीक है, ये लेट अस कंसीडर अ वेक्टर ए इन ऑर्डर टू रिजॉल्व इट। अब इसको रिजॉल्व करना कैसा होगा, इन ऑर्डर टू रिजॉल्व इट इनटू इट्स कंपोनेंट वी विल ड्रा, हम क्या करेंगे, इसके हेड से एक लाइन ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर इस तरह, ठीक है, किस चीज़ के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। वी विल ड्रा in order to resolve it into its component, we will draw a perpendicular line on x axis from head of the vector, इसके हेड से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे इस तरह, ठीक है। x from head of the vector it will gives us a component called y component। अब देखें, ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया, ठीक है, और इसका जो ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया और इस लाइन के ऊपर इस वेक्टर का हेड जिधर लाई करता है उसके ऊपर इसका क्या लगा लिया, हेड लगा लिया, यानी कि एरो लगा लिया, ठीक है, इस परपेंडिकुलर लाइन। तो ये लाइन हमें क्या देगा, इस वेक्टर का वाई कंपोनेंट देगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। इसी तरह इसकी हेड से वाई एक्सिस पर एक लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है, वाई एक्सिस पर, और इस वेक्टर का हेड जिधर है इस लाइन का भी उधर हेड ड्रा करेंगे, तो ये वाला लाइन हमें देगा इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, ठीक है। अगर आप इस पूरे फिगर को देखें तो आपको ये एक्स स्क्वायर सा नज़र आएगा, यानी कि ये साइड और ये साइड बराबर है, ये साइड और ये साइड बराबर है। अगर ये वाला साइड जो है ये वाई कंपोनेंट दे रहा है तो ये वाला साइड भी वाई कंपोनेंट दे रहा है, ये वाला साइड अगर एक्स कंपोनेंट दे रहा है ये वाला भी एक्स कंपोनेंट दे रहा है। इसी डायरेक्शन में ये वाला वेक्टर अगर आप कंसीडर करें ये वाला और यहाँ से फिर ये वाला, तो आपको हेड टू टेल रूल के मुताबिक नज़र आएगा कि वेक्टर ए जिसको हमने ए एक्स कहा है जमा होता है हेड टू टेल रूल के मुताबिक ए वेक्टर ए वाई से, और हमें ये रिजल्टेंट वेक्टर दे रहा है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि वेक्टर ए जमा हो रहा है वेक्टर ए एक्स जमा हो रहा है वेक्टर ए वाई से, हमें वेक्टर ये दे रहा है, ठीक है। तो इसके ये वाले जो वेक्टर है ये वेक्टर था ओरिजिनल और ये आ गए उसके कंपोनेंट, क्या आ गए, कंपोनेंट। अब ये कंपोनेंट मिलकर इसके अज्जा मिलकर एक वेक्टर बनाते हैं, तो इसको हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को स्प्लिट करना इसके कंपोनेंट्स में, ठीक है, ताकि वो कंपोनेंट्स फिर जुड़ जाएं, जमा हो जाएं और हमें ओरिजिनल वेक्टर मिल जाए। तो ऐसे कंपोनेंट को इस प्रोसेस को हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। अब एक और बात देखें, वो कंपोनेंट यानी कि इस वेक्टर का एक कंपोनेंट ये आ गया और एक कंपोनेंट ये आ गया, ये अगर परपेंडिकुलर हो ईच अदर यानी कि एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे हो, यानी कि मतलब ऐसा ना हो ऐसा ना हो, ठीक है, और ऐसा ना हो, यानी कि एंगल 90 हो, क्या हो, 90, बिल्कुल ये ख़त्म हो गया, बिल्कुल सीधा यहाँ से दूसरा शुरू। ऐसे कंपोनेंट को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। कौन से कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक है। अब देखिए इस बात को नाउ अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल हम ये इस वेक्टर को इस तरह लिख सकते हैं, ए एक्स एंड ए वाई आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यानी कि ये वेक्टर ए था, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड देखने वाले हैं किस चीज़ में, जब हमें ए एक्स और ए वाई का पता हो, इसके कंपोनेंट का पता हो, तो वेक्टर ए का या किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किस तरह बता सकते हैं। इफ़ थीटा इज द एंगल मेक विद द पॉजिटिव एक्सिस देन इट्स क्लियर फ्रॉम द फिगर दैट ए वाई परपेंडिकुलर ए एक्स बेस एंड ए इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। अगर आप इस कन्फिगुरेशन को देखें, इस कन्फिगुरेशन को, ये जो हमारे पास सब कुछ वेक्टर ए एक्स, तो आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल नज़र आ रहा है, ठीक है। और राइट एंगल ट्राइंगल में जहाँ से हम एंगल को मेजर करते हैं इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, और एक्स एक्सिस वेक्टर की केसेस में कहते हैं, लेकिन ट्राइंगल की लैंग्वेज में इसको बेस कहते हैं, क्या कहते हैं, बेस। और एंगल के सामने जो साइड होता है इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, क्या चीज़ जी, परपेंडिकुलर। और ये जो 90 का एंगल बन रहा था ना, इसके जो अपोजिट साइड होता है इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हमने इस वेक्टर का अब क्या करना है, मैग्नीट्यूड मालूम करना है, तो इसका मैग्नीट्यूड
इनके टर्म्स हैं, यानी कि इनको यूज़ करके हम इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मालूम करने वाले हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम का आपने नाम सुना होगा, वो ये कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर वो बराबर होता है इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के बराबर। तो इस बात को देखते हैं अभी, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक किसी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज जो साइड होता है उसका स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर उसके बराबर होता है। हमने हाइपोटेन्यूज को कहा है कि वो ए है, क्योंकि ये कन्फिगुरेशन थी ना हमारे पास, ये इसको ए एक्स कहा था, इसको ए वाई कहा था और इसको ए कहा था। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हमें ए स्क्वायर नहीं चाहिए, तो दोनों तरफ क्या लेंगे, रूट लेंगे। रूट ख़त्म हो गया, इसके साथ हमें वेक्टर ए मिला इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स एंड ए वाई। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हम इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं अगर उसके कंपोनेंट हमें गिवन हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ये दो कोऑर्डिनेट यानी कि सिर्फ 2 डायमेंशन में था, जिसमें एक्स का भी पता हो वाई का भी पता हो। अगर 3 डायमेंशन में है तो उसका क्या करेंगे, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर ये लेंगे, ठीक है, और इसके ऊपर रूट और हमारे पास आ जाएगा वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड, ठीक है। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इन टर्म्स ऑफ ए एक्स एंड ए वाई। अब देखें, वेक्टर में हमें 2 चीज़ें चाहिए होती है, एक डायरेक्शन और एक उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो इससे मिल गया, ठीक है। अब हमें मिले थे कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर ए। इन कंपोनेंट को इस तरह यूज़ करके, यानी कि पहले वेक्टर का स्क्वायर कंपोनेंट का स्क्वायर लेकर उसको जमा करके दूसरे वेक्टर के स्क्वायर के साथ, कंपोनेंट के स्क्वायर के साथ उसका रूट लेंगे, जमा करके उसका रूट लेंगे, हमें वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। अब ये 2 चीज़ें गिवन हैं, ये 2 चीज़ें गिवन हैं, तो इस वेक्टर ए का डायरेक्शन भी हम क्या बता सकते हैं, तो जवाब है हाँ। तो उसको हमने क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन टर्म्स ऑफ ए एक्स एंड ए वाई, ठीक है। अगर आप इस राइट एंगल ट्राइंगल पर ये अगर आपने थीटा समझा है इसको, तो इस पर टेन थीटा को अप्लाई करें, तो टेन थीटा अप्लाई करें तो आपके पास टेन थीटा किस चीज़ के बराबर होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, क्या होता है, बेस। तो आपके पास आ जाता है टेन थीटा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। लेकिन परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट था, वाई कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर था। तो देखें, अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल पर आप टेन थीटा अप्लाई करें तो आपके पास टेन थीटा आता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। लेकिन परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट था वेक्टर ए का, वो था वाई कंपोनेंट, और बेस कौन सा था, एक्स कंपोनेंट। तो थीटा को मालूम करने के लिए टेन इनवर्स ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर डिवाइड बाई एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, उसका टेन इनवर्स ले ले साइंटिफिक कैलकुलेटर से, आपको वेक्टर ए का डायरेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो किस तरह कंपोनेंट गिवन हो उसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हैं इस फार्मूले से, ठीक है। ये वाला फार्मूला है, इस फार्मूले से और कंपोनेंट के ज़रिए हम उसका डायरेक्शन भी मालूम कर सकते हैं। एक और बात, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ए। देखें, अगर वेक्टर ए गिवन हो तो उसके कंपोनेंट्स को कैसे मालूम करेंगे। देखें, मैं फिर दोहरा रहा हूँ इस बात को, अगर वेक्टर ए गिवन हो उसका एंगल गिवन हो एक्स एक्सिस के साथ, यानी कि ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल थीटा बना रहा है और वेक्टर ए हमें गिवन है, क्या है, गिवन है, और थीटा भी गिवन है, तो किस तरह हम इस वेक्टर ए और थीटा को यूज़ करके हम कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर को, क्योंकि हर जगह पर तो हम ड्रा नहीं कर सकते ना, ये आपको आगे अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। वो तो आपको समझाने के लिए हमने ऊपर ड्रा किया था। वेक्टर ए गिवन हो, थीटा गिवन हो, तो इसकी कंपोनेंट कैसे मालूम करते हैं, उसको ये नाम दिया है। देखें, अभी साइन थीटा को इस राइट एंगल ट्राइंगल पर आप अप्लाई करें तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और इसी तरह कॉस थीटा को अप्लाई करें तो क्या, कॉस थीटा क्या होता है, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। अगर आपने थोड़ी सी ट्राइग्नोमेट्री पढ़ी है तो ये आपको पता होगा, ठीक है। तो आप देखें, साइन थीटा होता है उस ट्राइंगल पे अप्लाई किया तो होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, और उस राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर वाई कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर ए था और हाइपोटेन्यूज वेक्टर ए खुद था, क्या था, वेक्टर ए खुद था। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ए आ जाएगा साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई, ए आ जाएगा, ए वाई आ जाएगा कंपोनेंट ऑफ वाई, यानी कि वाई कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर ए आ जाएगा ए साइन ऑफ थीटा। तो देखें किस तरह वेक्टर ए दिया था, उसका मैग्नीट्यूड और एंगल दिया था, उसका मैग्नीट्यूड दिया था, एंगल दिया था
उसके मैग्नीट्यूड को साइन उस एंगल से मल्टीप्लाई करें, आपको वेक्टर का वाई कंपोनेंट मिल जाएगा। बिल्कुल आसान। और इसी तरह कॉस थीटा को उस ट्रायंगल पे अप्लाई करें तो आपके पास कॉस थीटा बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, बेस कौन सा था, एक्स कंपोनेंट था, और हाइपोटेन्यूज ए खुद था, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें ए कॉस ऑफ थीटा तो आपको एक्स कंपोनेंट मिल जाएगा। यानी कि जो मैग्नीट्यूड वेक्टर का गिवन था उसको क्या करें, कॉस थीटा यानी कि कॉस उस एंगल से मल्टीप्लाई करें जो वो एक्स एक्सिस से बना रहा है, आपको एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर था और इसको हमने बिल्कुल डिटेल से पढ़ लिया। अगले लेक्चर में हम इस बात पे बहस करेंगे कि किस तरह इस कंपोनेंट को, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को, यानी कि वो कंपोनेंट जो एक दूसरे से 90 का एंगल बना रहे हैं, को यूज़ करके हम वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इसमें मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना भी ख्याल, अपने इस चैनल का भी ख्याल इन द फॉर्म ऑफ सब्सक्रिप्शन, लाइक और कमेंट्स। ठीक है, और खुदा हाफिज़ नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए।